आपने कभी सुना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। उसमें लिखा जाए कि ये मर्डर और रेप है, फिर पुलिस की टीम आए जांच करे, वो भी कहे कि जी हाँ ये मर्डर और रेप ही है। फिर उसके बाद सीबीआई की टीम आए, वो जांच करे और वो कहे कि ये मर्डर और रेप नहीं बल्कि ये सुसाइड है। ये वो सारे सवाल तेलुगु के एक बहुत बड़ी हीरोइन के मर्डर केस की है, जो आज भी ये पूरी तरीके से मिस्ट्री बनी हुई है। और इसकी माँ मानने को तैयार नहीं है कि उसकी बेटी का मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड हुआ था। और आज भी इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी रही है उसके माँ की ना मानने की, कि उसकी बेटी का मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड हुआ है। सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। आज से लगभग 20 साल पहले की एक कहानी है, जो कि एक साउथ की बहुत बड़ी नामी जानी हीरोइन, उसका नाम होता है प्रत्यूषा, जिसका करियर पूरी तरीके से पीक पॉइंट पे होता है। अपने करियर की शुरुआत इतनी बेहतरीन तरीके से उस लड़की ने की, प्रत्यूषा ने, कि घर पे डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों की लाइन लगी रहती थी। लगातार बड़ी बड़ी पिक्चरों के ऑफर मिलते जा रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके घर लाइन लगा के पिक्चरों के साइन करवा रहे थे और लगातार उसको काम देते जा रहे थे। लेकिन क्या ही पता था, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत को प्रत्यूषा के साथ कुछ और ही करना था। उसकी ज़िंदगी एक सीमित तक ही थी जहाँ तक वो काम कर सके। हालांकि आपको बताऊं, प्रत्यूषा का जन्म हैदराबाद में हुआ था। पिताजी नहीं थे, माँ थी, एक भाई था और प्रत्यूषा थी। घर में 3 लोग रहते थे। हालांकि प्रत्यूषा के पिताजी गुजर चुके थे, घर में माँ ही थी जो कि घर का खर्च चला सकती थी, क्योंकि प्रत्यूषा और उसका जो छोटा भाई था वो छोटे छोटे थे, इतने समझदार नहीं थे कि वो कहीं जाके काम कर सकें। प्रत्यूषा की माँ मजदूरी करती, दिन भर का खाना इकट्ठा करती, इन सबको खिलाती। और उस प्रत्यूषा की माँ के बड़े बड़े सपने थे। वो ये सोचा करती थी कि मैं अपने बेटे को और बेटी को बहुत पढ़ा लिखा के एक ईमानदार आदमी बनाऊंगी और एक ईमानदार अधिकारी बनाऊंगी। हालांकि आप लोग को पता ही है कि सभी के माँ बाप का सपना यही होता है, चाहे वो कोई माँ बाप हो, चाहे अमीर माँ बाप हो, चाहे गरीब माँ बाप हो, सभी को यही सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक ईमानदार व्यक्ति बनाएंगे और बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। इसी तरीके से माँ मजदूरी करती, प्रत्यूषा को और उसके भाई को पढ़ाती लिखाती, घर का खर्च चलाती। समय बीतता गया, प्रत्यूषा का 12th भी क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन भी लगभग पढ़ाई क्लियर हो चुकी थी। तो प्रत्यूषा के दिमाग में एक सवाल आया, आखिरकार माँ इस तरीके से कब तक मजदूरी करके हम लोग को खिलाती रहेगी और पढ़ाती रहेगी? हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। हालांकि जब हम लोग कुछ करने लगेंगे तो हम लोग भी बाहर चले जाएंगे, भाई भी बाहर चला जाएगा, तो माँ बेचारी घर पे अकेले रह जाएगी। यही सोच के प्रत्यूषा के अंदर जहन में अनेकों तरह के सवाल उठते हैं। सोचती है कि माँ कब तक मजदूरी करेगी। लेकिन प्रत्यूषा के अंदर एक बहुत अच्छी कला भी थी, उसको डांस करने का, एक्टिंग करने का, अनेकों तरह की उसको चीज़ें आती थी। उसी बीच तभी हैदराबाद में टेलीविज़न स्टार्ट कंटेस्टेंट रियलिटी शो आया, जिसमें बड़े बड़े लोग आए, डायरेक्टर आए, प्रोड्यूसर आए, और जो आसपास के इलाके के जो बच्चे थे उनको उसमें भाग लेना था, ताकि वो रियलिटी कंटेस्टेंट में ये दिखा सकें कि वाकई में उनके अंदर हुनर है और वहाँ से वो टेलीविज़न में जा सकते थे। उसमें प्रत्यूषा ने भी फॉर्म भर दिया, उसमें उसने भाग लिया, उसमें उसने बेहतरीन किया, अच्छा डांस किया, अच्छी कलाकारी की, अच्छी एक्टिंग की। तो कहीं ना कहीं किस्मत, वो कहा जाता है ना, किस्मत को अगर कुछ मंजूर हो
किस्मत को कुछ बड़ा कराना हो तो रास्ते में लाख कितनी भी बाधा आ जाए रोक नहीं सकती उसको। मिस लवली सोनेल का उसको खिताब मिलता है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं आखिरकार इतने गरीब घर से ये बच्ची आई और इतना अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसको बड़ा कुछ करना चाहिए इसके लिए। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इतना अच्छा कर रही हूँ तो हालांकि फिल्मों में मुझे काम तो मिल ही सकता है, क्योंकि ऐसे ही मेरे को मिस लवली सोनेल का खिताब तो नहीं मिल गया। बहुत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबका दरवाज़ा खटखटाने लगी। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया काम मिलता है और पहली फिल्म प्रत्युषा की साल 1998 में लगती है और बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक धमाल मचा देती है। काम अच्छा खासा वो करने लगती है। फिर उसके बाद लगातार फिल्में मिलती जा रही थी, लगातार बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाती जा रही थी, नई नई चीज़ें सामने ला रही थी। लोगों को प्रत्युषा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगने लगा था और देखा जाए तो तेलुगु फिल्म में प्रत्युषा का एक बहुत अच्छा नाम बन चुका था, बहुत ही अच्छा मुकाम उसने हासिल कर लिया था। लगातार पिक्चरें मिल रही थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लगातार उसके पास आ रहे थे, लाइन लगा रहे थे, उससे पिक्चर साइन करा रहे थे। लगातार ऐसे चलता रहा। 1998 से लेके दिन आ गया 2002, जब एक उभरता हुआ चेहरा प्रत्युषा बन चुकी थी। उन बड़े बेशुमार जो कलाकार थे, एक्टर थे, विलन थे, उन सबके बीच इसका नाम आने लगा था। प्रत्युषा बहुत बड़ा एक चेहरा बन चुकी थी। 2002 में लगभग प्रत्युषा ने 10 फिल्मों में काम कर चुकी थी और वो 10 फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचाती रही। उसके बाद प्रत्युषा के जहन में एक सवाल आता है, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा चुकी थी जो वो पाना चाहती थी। भाई भी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, माँ को भी अच्छा घर दे दिया था, अपने भी अच्छे घर में रहती थी, अच्छी गाड़ियाँ थी, नाम था, शोहरत था, दौलत था, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी ज़िंदगी में चल रही थी। समय आता है 2002, लगभग फरवरी का समय। उसको वो ये सोचती है कि आखिरकार सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे शादी कर लूँ। आपको बताऊँ, जहाँ प्रत्युषा पढ़ती थी, यानी जहाँ पढ़ाई करती थी, वहाँ पे एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था और प्रत्युषा भी उससे बहुत प्यार करती थी। सिद्धार्थ भी प्रत्युषा से बहुत प्यार करता था। दोनों चाहते थे कि ज़िंदगी सेटल हो जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। प्रत्युषा उसको फ़ोन करती है और ये सारी चीज़ें बताती है कि अब हम सेटल हो चुके हैं, सारी चीज़ें हमारे पास है, तुम भी सेटल ही हो गए हो लगभग तुम्हारी पढ़ाई होने के बाद अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को और आगे बेहतरीन तरीके से जीने के लिए शादी कर लें। ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ अपने घर पे बताता है, लेकिन सिद्धार्थ के घर वालों को ये चीज़ मंजूर नहीं था कि उनके घर की बहू कोई कलाकार करे या फिर पिक्चरों की हीरोइन हो, ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी। लगातार प्रत्युषा सिद्धार्थ के समझाने पे उसके घर वाले नहीं मानते हैं और साफ इनकार कर देते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। अब ये सुन के प्रत्युषा के जहन में भी सवाल आता है, प्रत्युषा भी घबराती है, सिद्धार्थ भी अपने जगह पे वो भी सोचता है, समझता है। तो इन दोनों का ये निर्णय रहता है, चलो छोड़ो, समय पे सारी चीज़ें टाल दी जाए, समय जब आएगा तब फिर कुछ करेंगे, देखेंगे बाद में। समय बीतता जाता है। फिर ये 2002 की ही बात है। प्रत्युषा को एक बहुत बड़े डायरेक्टर का फ़ोन आता है और एक बहुत ही बड़ी पिक्चर के लिए उसको सेलेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि तुम इस पिक्चर में हीरोइन का रोल करोगी और हालांकि तुम बहुत अच्छा काम भी कर रही हो,
तो तुमको इसमें साइन करना चाहिए। वो बहुत बड़ी पिक्चर थी। इसको लेकर प्रत्यूषा अपने मम्मी से बताती है कि माँ एक बहुत बड़े पिक्चर का साइन करने मुझे जाना है और मैं कुछ देर में वापस लौट आऊँगी। सिद्धार्थ को फ़ोन करती है, बताती है कि एक बहुत बड़े पिक्चर का साइन करने चलना है और साथ ही साथ हम शादी की भी बात कर लेंगे। हालांकि सारी चीज़ें उन्होंने समय पे छोड़ दिया था। उस समय से कुछ, जिस समय इसने सिद्धार्थ से शादी की बात की थी उसके घर वाले मना कर दिए थे, तब से कुछ समय बीत गया था, तब की ये मैं बात आपसे बता रहा हूँ। तो जाती है प्रत्यूषा, अपनी माँ से बता के जाती है कि माँ मैं पिक्चर का साइन करने जा रही हूँ और कुछ देर में मैं वापस आ जाऊँगी। ये कह के प्रत्यूषा घर से निकल जाती है। ठीक उसके 2.5 घंटे बाद एक फ़ोन आता है प्रत्यूषा की माँ के फ़ोन पे, और सामने से बताने वाला व्यक्ति ये बताता है कि आप फला हॉस्पिटल में पहुंचिए और आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही प्रत्यूषा के माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचती है आखिरकार 2.5 घंटे पहले तो मेरी बेटी इतनी खुश थी, इतनी अच्छे तरीके से बात कर रही थी, नाश्ता करके गई, खाना खा के गई, बस कह रही थी एक पिक्चर साइन करके मैं तुरंत चली आऊँगी। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सोचते ही वो प्रत्यूषा की माँ प्रत्यूषा के भाई से बताती है ऐसी सी बात है, चलो हॉस्पिटल। प्रत्यूषा का भाई प्रत्यूषा की माँ को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। वहाँ ये देखा जाता है कि सिद्धार्थ और प्रत्यूषा दोनों हॉस्पिटल में हैं, लेकिन प्रत्यूषा उस समय तक मर चुकी थी और सिद्धार्थ गंभीर हालत में था, बेहोश था। ये सारी चीज़ें देख के प्रत्यूषा की माँ पूरी तरीके से घबरा जाती है और अनेकों तरह के उसके अंदर सवाल आते हैं, आखिरकार मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी। कुछ समय बीतता है और सिद्धार्थ के बेहोशी से होश में आने का इंतज़ार किया जाता है। सिद्धार्थ कुछ देर बाद होश में आता है। पुलिस वाले सिद्धार्थ से पूछताछ करते हैं आखिरकार हुआ क्या था, कारण क्या था, क्यों तुम दोनों साथ में गए थे और प्रत्यूषा ने अपना ये हाल कर लिया और तुम भी साथ में साथ बेहोश पड़े थे, तुम्हारी जान भी हो सकता है खतरे में थी। सिद्धार्थ बताता है मेरे पास प्रत्यूषा का फ़ोन आया था और प्रत्यूषा बहुत खुश थी, बता रही थी कि एक बहुत बड़े पिक्चर का साइन करने मुझे जाना है और साथ में तुम भी चलो। तो मैंने कहा ठीक है चल चलते हैं। साथ ही साथ उसने ये बताया था कि शादी को लेकर बात करनी है। हमने कहा ठीक है चलो पहले पिक्चर का साइन कर लो, उसके बाद चलते हैं। प्रत्यूषा मेरे गाड़ी में आई और फिर मेरे से कही चलो चलते हैं। उसके बाद रास्ते में जब हम लोग निकलते गए तो बीच में एक स्टोर पड़ता है, स्टोर पे हम लोग रुक जाते हैं। प्रत्यूषा अंदर जाती है और मैं भी उसके साथ साथ अंदर जाता हूँ। वहाँ से एक पॉइज़न की डिब्बी लेती है और अपने पास रख के और हम लोग फ्लैट में आ जाते हैं। फ्लैट में कोल्ड ड्रिंक में डाल के वो पी लेते हैं और उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता। सारी चीज़ें सिद्धार्थ बता देता है, लेकिन प्रत्यूषा की माँ को विश्वास नहीं होता। आखिरकार मेरी बेटी अभी 2.5 घंटे पहले इतनी खुश थी, इतनी बेहतरीन तरीके से कही कि माँ मैं पिक्चर साइन करने जा रही हूँ, तो आखिरकार इस तरीके से कैसे मेरी बेटी कर सकती है। प्रत्यूषा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। कुछ समय बाद रिपोर्ट आता है और वो रिपोर्ट पूरी तरीके से चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि प्रत्यूषा की मौत सुसाइड नहीं है, बल्कि उसके साथ रेप किया गया है, फिर उसका मर्डर किया गया है। इतना सुनते ही पूरी तरीके से केस और कहानी मोड़ ले लेती है। सबके जहन में सवाल उठने लगता है आखिरकार प्रत्यूषा ऐसा क्यों करेगी, जो इतनी बेहतरीन तरीके से खुश थी, वो सुसाइड तो नहीं कर सकती। तो रिपोर्ट ने सारी चीज़ें साफ कर दी। प्रत्यूषा की माँ कहती है कि मैं तो जब से कह रही हूँ कि मेरी बेटी सुसाइड कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी खुश थी 2.5 घंटे पहले और मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और रेप हुआ है, ये तो मैं बहुत देर से कह रही हूँ। और वो करने वाला किसी एक मंत्री के बेटे का नाम बताती है और कहती है कि उसने और सिद्धार्थ ने
और उसके दोस्तों ने मिलके इस तरीके का काम किया है। ये सारी चीज़ें सुनते हैं सभी लोग तो सब में खलबली मच जाती है। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आ जाती है, सारी चीज़ें उतल की पुतल हो जाती हैं, सवाल उठने लगते हैं। उधर जो तेलंगाना के बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके भी जहन में सवाल उठने लगता है कि आखिरकार मर्डर और रेप किसने किया, वो दबाव बनाने लगते हैं। सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सीएम के वहाँ पहुँच जाते हैं तेलंगाना के, वहाँ उनसे कहने लगते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पे आप यही जांच कराइए, क्योंकि उसके अंदर मंत्री के एक बेटे का नाम भी था। तो सारी चीज़ें यहाँ किस तरीके से उथल पुथल हो रही थी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जैसे ही वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का दबाव जाता है तो मुख्यमंत्री जांच के लिए सीबीआई को सारी चीज़ें सौंप देते हैं। सीबीआई आती है, जांच करती है और फिर कहानी वहीं से शुरू होती है। 2002 के फरवरी से जांच करती है तो उनको ये पता लगता है कि जब प्रत्यूषा ने सिद्धार्थ को फ़ोन किया था तो उसने बताया था कि एक बड़े पिक्चर में मुझे काम करना है और उसका साइन करने जाना है, तुम आओ और साथ में चलूँगी। तो प्रत्यूषा वहाँ से ब्यूटी पार्लर चली जाती है और ब्यूटी पार्लर में ही सिद्धार्थ पहुँचता है। वहाँ दोनों बैठ के बात करते हैं। अब दोनों में क्या बात होती है ये नहीं पता चलता। फिर वहाँ से दोनों निकलते हैं और एक स्टोर पे आते हैं, वहाँ कीटनाशक दवा लेते हैं और वहाँ से आके अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी से सिद्धार्थ की फ्लैट की तरफ निकल जाते हैं। अब हालांकि जैसे फ्लैट की तरफ पहुँचते हैं, प्रत्यूषा बाहर निकलती है तो उस समय वो 2002 में लगभग 1997-98 से काम कर रही होती है प्रत्यूषा। तो और 2002 तक बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी होती है। चेहरा उसका पूरा खिल चुका होता है, लोगों के अंदर उससे मिलने का भाव जगता है, लोग एक चर्चित चेहरा बन जाती है, बड़ा चेहरा बन जाती है, बड़ी हीरोइन बन जाती है। तो लोग देखते ही प्रत्यूषा को पहचान लेते हैं। प्रत्यूषा सिद्धार्थ के फ्लैट में पहुंचती है, उसके पीछे पीछे लोग भी पहुंचते हैं। लोग सेल्फी लेना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। अंदर दोनों जाते हैं और अंदर ना जाने क्या होता है। उसके बाद जो लोग वहाँ के मौजूद होते हैं बहुत समय तक बाहर प्रत्यूषा का इंतज़ार करते हैं, लेकिन काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, लोग वो प्रत्यूषा नहीं निकलती है बाहर, ना ही सिद्धार्थ बाहर निकलता है। लोगों के अंदर सवाल उठता है कि आखिरकार इतना समय हो गया और एक अदाकार, हीरोइन, एक कलाकार आखिरकार रूम में बैठी हुई है, अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल रही, कोई ना कोई गड़बड़ी तो है ही है। हालांकि जो लोग बाहर खड़े थे उसमें बहुत लोग प्रत्यूषा के फैमिली को भी जानते थे, सिद्धार्थ के भी फैमिली को जानते थे। तो सिद्धार्थ के फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सिद्धार्थ की फैमिली वहाँ पहुँचती है और दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन बहुत देर तक खटखटाने के बाद कोई अंदर से बाहर नहीं आता। सिद्धार्थ की फैमिली पुलिस वालों को फ़ोन करती है, पुलिस वाले आते हैं और दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं प्रत्यूषा के मुंह से गाज निकल रहा होता है, उधर सिद्धार्थ दूसरी तरफ पड़ा होता है। दोनों को लाते हैं अस्पताल में और दोनों को भर्ती कराते हैं। अब हालांकि फ्लैट में ही प्रत्यूषा की मौत हो चुकी थी और सिद्धार्थ वहाँ हॉस्पिटल में दोनों को लाया जाता है। वो मर जाती है और सिद्धार्थ बेहोशी हालत में पड़ा रहता है। यहाँ फिर प्रत्यूषा की माँ से भी पूछताछ सीबीआई करती है और प्रत्यूषा की माँ ये कहती है कि मैंने तो सिद्धार्थ को पहले ही देखा था, जब ये लेटा हुआ था तो इसके होठ पे बस ऐसे नीला नीला था, जो कि इसने जहर को सिर्फ अपने होठ पे ही लगाया था और प्रत्यूषा ने पूरा पी लिया था। इस वजह से प्रत्यूषा मर जाती है और ये नहीं मरता सिद्धार्थ। इस तरीके की चीज़ें अब हालांकि वहाँ चर्चा का विषय बन चुका होता है कि सीबीआई जांच कर रही है और इस तरीके से इतनी बड़ी हीरोइन मर्डर और रेप हुआ है। तो हालांकि सनसनी तो फैलनी ही है, अनेकों तरह की सवाल उठते हैं। सीबीआई जांच करती है और जांच में सीबीआई की जो रिपोर्ट आती है वो पूरी तरीके से अपने आप में कहा जाए तो केस पूरी तरीके से मुड़ जाता है। सुसाइड सीबीआई की जांच रिपोर्ट में वो साफ लिखती है कि ये मर्डर और रेप नहीं बल्कि ये
सुसाइड है और सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है। उधर सिद्धार्थ जेल में था, पुलिस वाले जेल लेके चले गए थे। ये पूरी तरीके से तहलका मचा देती है। जो एक तरफ पुलिस की रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये मर्डर और रेप है, वहीं सीबीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये सुसाइड है और इसको उकसाया गया है। वहाँ सीबीआई डॉक्टर से ही पूछताछ करती है और डॉक्टर पे अनेकों तरह के सवाल उठाती है कि आखिरकार किस तरीके से रिपोर्ट में आ गया। जब सुसाइड है तो मर्डर और ये सारी चीज़ें क्यों लिखी हैं। डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होती है, डॉक्टर को भी बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सारी चीज़ें कोर्ट में दायर की जाती हैं और सिद्धार्थ को जो मर्डर और रेप और मर्डर के मामले में जो बताया गया था उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाता है, धारा चेंज कर दी जाती है और धारा में ये लिखा जाता है कि सिद्धार्थ ने प्रत्यूषा को उकसाया था ताकि वो सुसाइड कर सके। ये सारी चीज़ें, हालांकि लोगों को भी सीबीआई के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, लोग उस पर भी नहीं भरोसा करते हैं। हालांकि रिपोर्ट में कोर्ट में सारी चीज़ें दी गई, सारी बातें हुई, दलीलें पेश हुई, तो यही चीज़ें सामने आई। हालांकि उसकी माँ आज लगभग 20-22 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रत्यूषा की माँ ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बेटी ने सुसाइड ही किया था, उसका रेप और मर्डर ही हुआ था। हालांकि प्रत्यूषा की माँ आज भी अच्छा काम करती हैं, लोगों को पढ़ाने का काम करती हैं, जो बेटियां जिनकी शादी नहीं होती उनको शादी कराने का काम करती हैं। आज भी प्रत्यूषा की माँ वो ज़िंदगी जी रही है जैसे वो पहले जिया करती थी, जब प्रत्यूषा का बड़ा नाम चेहरा नहीं हुआ करता था, इस तरीके की ज़िंदगी। हालांकि पूरी तरीके से अभी भी एक केस मिस्ट्री बना हुआ है और अभी भी एक केस पूरी तरीके से कहा जाए तो किस तरीके से जो मर्डर और रेप वाला मामला था उसको पूरा सुसाइड में बदल दिया गया, उकसाने के लिए बदल दिया गया, पूरी तरीके से मिस्ट्री बनी हुई है। चलिए, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरीके की हमारी क्राइम स्टोरी सुन के आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।